नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है गरुड़ ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम दिनांक 26 तारीख का पेपर हल करने जा रहे हैं और आइए देखते हैं इस पेपर में आप सबके लिए क्या खास है। पहला सवाल हम चलते हैं। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी स्टेशन पर खड़े एक आदमी को 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पार कर जाएगी। तो इस प्रकार का जब सवाल हमने किया था तो हमने कहा था कि जब यहाँ पर केवल रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करती है तो दूरी के लिए जो रेलगाड़ी की लंबाई है उसी का प्रयोग किया जाता है। यानी दूरी आ गई आपकी यहाँ पर 100 मीटर, आपकी चाल यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में दी हुई है, इसे मीटर प्रति सेकंड में पहले यहीं पर बदल दो। तो 18 से 36 गया आपका 2 बार और उत्तर आया आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। आपकी चाल यहाँ पर हो गई 10 मीटर प्रति सेकंड और समय की आपसे यहाँ पर बात हो रही है। क्लियर। अब समय का सब सूत्र क्या होता है तो बताया हुआ है। समय का सूत्र होता है दूरी बटे में चाल। दूरी है आपकी यहाँ पर 100, समय है आपका 10, 0 से 0 घटा, आंसर आएगा आपका 10 सेकंड। यानी ए ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला सवाल बेहद अच्छा है कि 12 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। यदि विकर्णों की कुल संख्या ज्ञात करना है तो कहीं ना कहीं आपका जो सूत्र यहाँ पर काम आने वाला है वो है n-3 बटे में 2। यहाँ पर आप n 12 को मानेंगे। एक बार लिखा आपने 12, एक बार हो गया आपका 12 माइनस में 3 और बटे में 2। कोई दिक्कत, यहाँ पर आप वापस सॉल्व कर लीजिए। 12 गुणे में 12 में से 3 गया आपका 9 बटे में 2, 2 से आपका 12 कट गया यहाँ पर 6 बार और विकर्णों की जो संख्या है वो आ जाएगी यहाँ पर 54। यानी ए आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, एक वर्ग का परिमाप 100 मीटर है। तो परिमाप की जब हम बात करते हैं तो परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है 4 इंटू भुजा, यानी वो है आपका 100 मीटर। तो लगे लग यहाँ पर भुजा भी निकाल देते हैं। तो भुजा हो गई आपकी 100 बटे में 4 यानी 25। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो भुजा है वो 25 मीटर है। आगे सवाल खत्म नहीं होता, उसने कहा विकर्ण की लंबाई क्या होगी। तो जब हम यहाँ पर विकर्ण की बात करते हैं तो विकर्ण का जो सूत्र होता है किसी भी वर्ग का वो होता है √2 गुणे में भुजा। तो √2 का √2 लिख दीजिए और भुजा की जगह यहाँ पर आप 25 लिख दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 25 में और √2 आगे आप मीटर लिख दीजिए। क्लियर। तो आपका जो आंसर होगा वो 25 √2 मीटर हो जाएगा। फिर अगला सवाल आता है कि दो संपूरक कोण हैं, उनका अनुपात 14:22 है। मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी रेखा पर, सरल रेखा पर ये जो 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी जिन दो कोणों का जो योग है, कोई भी दो कोण है इनका योग जब 180 डिग्री होता है तो वो संपूरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संपूरक कहलाते हैं। अगर उनका अनुपात एक कोण A एक कोण B, अनुपात यहाँ पर 14:22 है, कोई बात नहीं, इन दोनों का जो योग है उनका कुल 180 आना चाहिए। तो जब योग की बात आती है तो हम भी अनुपात को जोड़ देते हैं। 22 और 14 जुड़ गया 6, 2 और 1 3, 36 बराबर 180, 1 बराबर हो गया आपका 180 बटे में 36 और आपका यहाँ पे आएगा 5। ये 1 का मान है। आपको पूछा है सबसे छोटे वाले कोण का मान, तो छोटे वाला कोण है 14, 14 गुणे में 5 करते ही आपका उत्तर आ गया 70। यानी आपका 70 डिग्री का जो कोण है वो यहाँ पर आपका छोटा कोण होगा। अगला सवाल बेहद अच्छा सवाल है। एक बार रूट हटा दीजिए मेरी तरफ से। तो पॉइंट में 0.4 और पॉइंट हटा देता हूँ तो नीचे आ गया 100। इसको लिख सकता हूँ 4 बटे में 100। अब मैं रूट वापस हटा देता हूँ 2 और 100 जो है उसका हो जाएगा 10 और 2 के नीचे 10 है तो आंसर हो जाएगा 0.2। क्लियर। कोई डाउट? तो 0.2 जो होगा
वो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य 200 रुपये है, 10% की यहाँ पर बट्टा उपलब्ध है, यानी बट्टे की बजाय आप यहाँ पर यदि छूट भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 100% का सामान, 10% की छूट, यानी बिक्री हुआ जो मूल्य है वो कितना हुआ 90%। तो आप तो सीधा ही 200 का 90% निकाल दीजिए। जैसे ही आप निकालेंगे आपके सामने आंसर जो आएगा वो 180 आएगा। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला, 4 और 42 का तृतीय अनुपाती आपको मैंने सिखाया हुआ है। तृतीय अनुपाती कैसे निकालते हैं, तो जो सेकंड है उसी को थर्ड बना दीजिए और चौथा निकाल दीजिए। 4 और x का गुणा बराबर में 42 और 42 का गुणा। x बराबर हो गया आपका 42 इंटू में 42 बटे में 4, 2 से 2 बार, 2 से 21 बार, 2 से ये फिर कट गया 21 बार, और 21 का वर्ग जो है वो आया 441। क्लियर। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा। कोई फालतू की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अगला सवाल, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर। पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर पाई का मान 22/7 बोलते हो तो ये एक परिमेय है। इस बात का ध्यान रखना, ये एक परिमेय है जबकि पाई स्वयं एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल, 54, फिर 54, भाग दिया हुआ है 54 और फिर भाग दिया हुआ है, कोई बात नहीं, यहाँ पर गुणा में लिख दो। क्लियर। ऐसा सवाल देख के कभी डरना नहीं। तो 54 से 54 गया एक बार, 0 1 हमारे पास में आया 101/5, उत्तर आ गया हमारा 20.5। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 20.5। क्योंकि पेपर सॉल्यूशन है, थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। किसी वस्तु पर हानि 5% है, बिल्कुल है, उसकी लागत कीमत यानी क्रय मूल्य 100 रुपये है, तो वस्तु का बिक्री मूल्य यानी विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। 100 रुपये की चीज़ है, 5% की हानि यानी 95% बटे में 100 से 100 कट गया, यानी आपकी जो वस्तु है वो कितने में बिकेगी, 95 रुपये में। भाषा पे मत जाइएगा, भाषा बहुत अलग है सवाल की, लेकिन सवाल सिंपल है। अगला सवाल है हमारा मूलधन। मूलधन यहाँ पर हमारा 15,000 रुपया लिखा हुआ है। 3 वर्ष यानी समय की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 है। साधारण ब्याज, ब्याज की जब बात करते हैं तो ब्याज यहाँ पर 5400 रुपये है और उसने दर ज्ञात करवाई है, यानी दर क्या होगी। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब जब दर की बात करते हैं तो दर का सूत्र आपको लिखाया हुआ है, ब्याज गुणे में 100 बटे में मूलधन इंटू में समय। ब्याज है आपका यहाँ पर 5400 रुपये, इंटू आप करेंगे 100 रुपये से 100 से, मूलधन है आपका यहाँ पर 15,000 और समय है आपका यहाँ पे 3 वर्ष। 3 0 से 3 0 आपके कट गए, 3 से आपका ये कट गया 18 बार 0 और 15 से 180 कट गया आपका 12 बार। तो आपका जो उत्तर होगा वो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी 12% राइट होगा। अगला सवाल बेहद आसान है कि 12 बंदर 12 केले 12 मिनट में खा सकते हैं। बिल्कुल। तो 4 बंदर 4 केले कितने मिनट में खाएंगे। बहुत सिंपल सवाल है। 4 से 4, 12 से 12 कट गया, 12 बराबर m2 यानी केवल 12 मिनट लगेंगे। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल करते हैं। यहाँ पर ये आपको पहले वाले वीडियो में बिल्कुल क्लियर बताया हुआ है, मैं वापस से अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि टेस्ट सीरीज चल रही है। तो मैंने बताया था कि जब भी इस प्रकार का सवाल हो और यहाँ पर आपको x² + 1/x² ये मान पूछ ले, तो आपको क्या करना है कि जो भी संख्या दी हुई है यानी जो भी 3 दिया हुआ है इसका वर्ग आप कर दीजिए और इसमें से आप 2 घटा दीजिए, यानी 3 का वर्ग हो जाएगा 9, इसमें से 2 घटाओगे और आपके पास में सीधा उत्तर कितना आएगा 7। आपको इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। चलिए, अच्छा सवाल सामने आ रहा है कि 3 पदों के लिए 7 अभ्यर्थी हैं, कितने प्रकार से ये पद भरे जा सकते हैं। इस प्रकार का सवाल आता है तो सामने दिखता है कि ये सवाल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का सवाल है, और कॉम्बिनेशन का सवाल जब भी आएगा तो आप एक काम कीजिए, इनके फैक्टोरियल लिख दीजिए।
तो 7 6 5 4 3 2 1, ये 7 के लिख दिए आपने। और इसके बाद में 7 और 3 का जो अंतर होता है कितना, 4, तो 4 के फैक्टर यहाँ पे लिख दीजिए। तो 4 3 2 1, क्लियर। ये थोड़ा सा मैं फैक्ट एंगल बना देता हूँ यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। 4 3 2 1 से 4 3 2 1 कट गया, आपके पास में बचा 7 × 6 × 5, 7 संग 42, और 42 का 5 से गुणा करेंगे तो आएगा 210, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। किसी पासे को फेंकने पर उस पर 3 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता क्या है? प्रायिकता क्या है 3 से छोटी? अगर हम पासे की बात करें तो पासे में 6 फलक होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, सब पर अलग अलग बिंदियां होती है। 3 से छोटी वाली बिंदियां या तो 2 या 1, ये भी क्लियर है। अगर हम पासा फेंकेंगे तो उसमें 6 संख्याएं आने की गुंजाइश है, या तो ये और ये भी, ठीक है। तो कुल 6 बार फेंका जा सकता है, लेकिन हमें चाहिए 3 से छोटी संख्या। 3 से छोटी संख्या या तो 1 के रूप में आ सकती है या 2 के रूप में, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बार आ सकती है, यानी हम लिख सकते हैं इसको 1/3। क्लियर। यानी 3 बार फेंकने पर 1 बार ये संभावना बन जाएगी कि आपके वहां पर आने वाली संख्या जो है वो 3 से छोटी होगी। क्लियर। अगला सवाल, ABZY, ABCDEF, तो मुझे तो साफ पता चल रहा है कि यहां पर GH आना चाहिए। यहां पर है नहीं, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, इसमें लग रहा है, तो इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। फिर बाद में YZ, WX, UV, PQRST, बिल्कुल सही है। तो डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहां पर राइट होने वाला है। तो बहुत सिंपल, आराम से ये सवाल हो गया। अगला सवाल आता है हमारा, यदि B की माता A है, यदि B की माता A है, ठीक है, B की माता A है, A का पुत्र C है, A का पुत्र C है, E का भाई D है, E का भाई D है, तथा B की पुत्री E है, B की पुत्री E है, तो E का भाई हो गया आपका D। यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं, ये डायग्राम हट गया है यहां से। तो D की दादी कौन है? तो D की दादी जो है वो यहां पर सामने दिख रहा है, A है। वैसे तो यहां पर ये क्वेश्चन या वाला उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि B का यहां पर मेल या फीमेल जो है वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसका आंसर जो है यहां पर A ही देंगे। अगला सवाल, एक सांकेतिक भाषा में बोट BOAT को ERDW लिखा जाता है। बहुत सिंपल है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं तो ABCDE, तो B के बाद में जब E लिखा जा रहा है, यानी B से जब E पे आ रहे हैं तो यहां पे +2 हो रहा है। OPQMNOPQR, R पे जब आ रहे हैं फिर प्लस हो रहा है 2, A से D पे आ रहे हैं फिर +2 हो रहा है, PQRST UVW तो फिर आपका यहां पर +2 हो रहा है। क्लियर। मैं ABCD की भाषा पर समझा रहा हूं, नंबर नहीं बोल रहा हूं अभी। अब हम आते हैं ड्रेड पर। तो पहले D को देखो, तो D का आप देखिए कि DEF, ठीक है ना, DEF, तो G आएगा। तो यहां पर G इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सबसे पहले ऑप्शन को काटना सीखिए। लास्ट में भी D है तो लास्ट में भी D है तो लास्ट में भी G आएगा। तो अभी तक ये ऑप्शन सही लग रहा है। क्लियर। बीच में से किसी को भी एक को पकड़ लो, मैं तो कहता हूं कि E को पकड़ लो। तो FGH, तो बीच में H आ गया, तो सर ये 100% आपका ऑप्शन C ही राइट होगा। आप ऐसे करके अपना टाइम बचा सकते हैं। अगला सवाल कि लालू पूर्व में चल रहा है। पहला, लालू पूर्व में चल रहा है, वह किस पथ का पालन करे कि वह उत्तर में पहुंचे? बिल्कुल ठीक है। हम अगर A ऑप्शन को बनाए, यहां पर A ऑप्शन को बनाए, तो लालू को पहले हम पूर्व में चला देते हैं। लालू पूर्व में चल रहा है, अगर बाएं ले जाओगे तो बाएं ले जाते ही लालू ऊपर चलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर बाएं ले जाओगे तो लालू इस बार पश्चिम में चलना शुरू हो जाएगा, और फिर बाएं ले जाओगे तो लालू की स्थिति दक्षिण को आ जाएगी, जबकि आपको उत्तर चाहिए। तो ये A ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। सिंपल है, मैं आपके तरीके से आपको बता रहा हूं। यदि मैं यहां पर ऑप्शन नंबर B की बात करूं, तो B में सबसे पहले हम लालू को पूर्व में ले जाते हैं,
फिर दाएं मोड़ते हैं तो दाएं मोड़ते ही लालू नीचे दक्षिण में आएगा, बाएं मोड़ते ही लालू वापस पश्चिम में जाएगा, और फिर दाएं मोड़ते ही, आप एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर उसने बायां मोड़ा है जबकि हमने गलती से यहाँ पे दायां मोड़ दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही हम उसको बायां मोड़ेंगे इस तरफ जाएगा, और दायां मोड़ते ही फिर वो वापस आपका नीचे आ जाएगा। तो ये आंसर भी नहीं होगा क्योंकि ये तो दक्षिण में जा रहा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब आते हैं सी ऑप्शन पर। सी ऑप्शन थोड़ा यहाँ बना देते हैं। पहले इसको हम पूर्व में ले जाते हैं, फिर इसको दाएं पे चलाते हैं, दाएं में ऐसे हो गया, फिर दाएं पे चलाया तो बिल्कुल आपका पश्चिम की ओर हो गया, और फिर दाएं पे चलाया तो ये आपका हो गया यहाँ से उत्तर की ओर। क्लियर? तो हमारा सौदा यहाँ से बैठ रहा है, तो हम सी ऑप्शन यहाँ पर राइट लगा देंगे। अगला सवाल, कपड़ा, धागा, पोशाक, रुई और बुनाई, और इसका आपको यहाँ पर जो है एक क्रम बनाना है। तो सबसे पहले तो इन सबसे कच्चा मटेरियल यानी रुई, तो 4 नंबर का कच्चा मटेरियल इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन तो वैसे बी राइट होना चाहिए, क्योंकि सबसे लास्ट में पोशाक तैयार होगी 3 नंबर की, तो 3 नंबर की पोशाक तैयार है। फिर भी देख लेना, 4 नंबर की रुई, फिर 4 नंबर की रुई से 2 नंबर का धागा, 2 नंबर के धागे से एक 5 नंबर की उसकी बुनाई हुई, और 5 नंबर की बुनाई से 1 नंबर का कपड़ा बना, और 1 नंबर के कपड़े से फिर 1 नंबर की 3 नंबर की पोशाक बन गई। क्लियर हुआ? आज का पेपर यहीं पर समाप्त हुआ। थोड़ा सा स्पीड का ध्यान रखा गया है, तो स्पीड का जब हम ध्यान रखते हैं तो कई चीज़ें हम नहीं भी बता पाते, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले सवालों में हम उन चीज़ों को भी आपके सामने पेश करें, क्योंकि लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाइए, तो उस हिसाब से हम आपको यहाँ पर आज थोड़ा सा मैंने तेज पढ़ाया। क्लियर? यदि कोई भी सवाल समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे लिखिए, या आप हमारे व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है, मैसेजेस ग्रुप बना हुआ है, उस पर भेज दीजिए। कोई प्रश्न भी यदि आपका है तो भी आप भेजिए। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको हमारे ये वीडियो, हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इन वीडियोज़ को लाइक कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का पेपर यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद साथियों। आइए साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। क्या क्वेश्चन बोला हुआ है? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक साइड में आपके यंत्र के नाम दिए हुए हैं, दूसरी साइड में उसके उपयोग दिए हुए हैं। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑप्शन जो आपके दे रखा है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर क्या काम आता है? तो हाइड्रोमीटर आपको पता है कि अपेक्षिक घनत्व मापने के लिए काम आता है हाइड्रोमीटर, है ना। तो हाइड्रोमीटर आपके अपेक्षिक घनत्व हो जाएगा, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापने में। लेक्टोमीटर आपको पता है कि दूध की शुद्धता मापने के लिए काम में लिया जाता है, ये ऑप्शन आपका इसका सही हो जाएगा। स्पिग्नोमेनोमीटर आपके बीपी या रक्त दाब मापने के लिए काम में लिया जाता है। और सिस्मोग्राफ सभी को पता है भूकंप तरंगों की तीव्रता मापने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका चला गया था 3 नंबर पे। सेकंड ऑप्शन आपके लेक्टोमीटर है वो 1 नंबर पे चला गया था। स्पिग्नोमेनोमीटर आपके 2 नंबर पे, और सिस्मोग्राफ आपके 4 नंबर पे। 3, 1, 2, 3 ये आपकी सीरीज कहाँ बन रही है? ये सबसे लास्ट में ही 3 है, सबसे पहले वाले में ही। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 3, 1, 2, 4। ठीक है, 3, 1, 2, 4 आपके करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रॉकेट की गति पर, जो रॉकेट की गति होती है उसमें निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? उसमें कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? द्रव्यमान संरक्षण रहता है, आवेग संरक्षण रहता है, या संवेग रहता है, या ऊर्जा रहती है? तो रॉकेट की गति में संवेग संरक्षण रहता है, मतलब संवेग का सूत्र होता है P बराबर mv। ठीक है, P बराबर mv, मतलब संवेग पहले और गति के बाद में जो संवेग है वो क्या रहता है? संरक्षण रहता है, समान रहता है रॉकेट की गति में। सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लैंप की बत्ती में, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है। लैंप की बत्ती में जो तेल है किसके कारण ऊपर उड़ता है? लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है ना, वो किसके कारण ऊपर बढ़ता है? तो केशिकात्व के कारण आपके लैंप की बत्ती में तेल ऊपर उड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ज्वालामुखी, भूस्खलन और उल्का पिंड से उत्पन्न तरंगे हैं, वो कौन सी तरंगे हैं? आपने देखा होगा कि जो ज्वालामुखी वगैरह आती है, भूकंप आते हैं, उल्का पिंड आती है, उनकी जो तरंगे हैं वो अपने को सुनाई नहीं देती है। तो जो सुनाई नहीं देती है वो आपके अपस्रवी तरंगे हो गई। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके 20, और जो ये अपस्रवी तरंगे हैं 20 हर्ट्ज से इनकी आवृत्ति कम होती है। बी ऑप्शन आपका इसका
करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अर्धचालक को अगर मैं गर्म करूं तो गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका गर्म करने पर प्रतिरोध क्या होता, कम होता जाएगा, तो प्रतिरोध में कमी होगी, मतलब वो घटता जाता है। ठीक है, प्रतिरोध कम होता जाता है, मतलब वो चालन उसमें अर्धचालक भी चालक की तरह व्यवहार करने लग जाता है, प्रतिरोध उसका कम होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनावेशित इलेक्ट्रॉन जो पोजिट्रॉन था उसकी खोजकर्ता किसने की? पोजिट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? चैडविक, युकावा, एंडरसन या फिर रदरफोर्ड? तो जो पोजिट्रॉन के खोजकर्ता थे वो आपके हो जाएंगे एंडरसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो विद्युत ऋणात्मक की बात करें तो जो आपके 17 नंबर वर्ग नंबर 17 है, वर्ग नंबर 17 के तत्व फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है। इनको हेलोजन परिवार भी बोलते हैं। और इसमें जो आपके सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता बोले तो आपके फ्लोरीन की हो जाएगी, बी ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। अच्छा, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता बोले, क्या बोले? सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता मतलब जो बंध बनाने की प्रवृत्ति है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? तो वो आपके क्लोरीन की हो जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की ज्यादा और विद्युत ऋणात्मकता बोले तो फ्लोरीन की ज्यादा, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? जो कैडमियम है वो किस रोग को प्रभावित करता है, किस रोग को वो उत्पन्न करता है? तो कैडमियम की अधिकता से आपके इटाई नामक रोग हो जाता है, कैडमियम की अधिकता से। और जो मिनीमाता रोग है वो पारे की अधिकता से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आग बुझाने में प्रयुक्त होने वाली गैस है, क्या बुझानी है? आग बुझाने में जो गैस होती है वो कौन सी गैस होती है? तो जो आपके ऑक्सीजन गैस है वो तो आपके आग को और ज्यादा जलाने में प्रयोग होती है, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आपके आग बुझाने में प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज या जिसे बोलते हैं एक्वारेजिया का मिश्रण है, तो क्या होता है ये अम्लराज? तो अम्लराज आपके जो सुनार के पास में होता है, सुनार उसको सोने और चांदी को गलाने में जिसका प्रयोग किया करता है वो होता है आपके एक्वारेजिया या जिसे बोलते हैं अम्लराज। और वो किससे बनाया जाता है? तो आपके HCl और HNO3 से। किससे? 3 अणु तो आपके HCl के लेगा और 1 अणु आपके HNO3 का लेगा। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 मतलब नाइट्रिक अम्ल, 3:1 में लेता है और उससे बनता है आपके अम्लराज या एक्वारेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निम्न में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ पार्ट है, दृढ़ भाग है? तो आपको पता है कि जो सबसे दृढ़ भाग है वो आपके दांतों का जो इनेमल होता है वो होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपका इनेमल का ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आपके दंतवल्क का, सेकंड डेंटिन का है, सीमेंटम का है और अस्थि दे रखी है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जो बी ऑप्शन आपके डी डेंटिन हो जाना चाहिए, लेकिन डेंटिन इसका राइट आंसर ना है, जबकि जो हमारे शरीर का दृढ़ पदार्थ जो इनेमल होता है उस इनेमल को अपन दंतवल्क बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दांतों की ऊपरी परत दंतवल्क या इनेमल बोल सकते हैं, और ये अपने शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो परिवहन होता है वो किसके माध्यम से होता है? कौन उसको लेके जाता है, कौन उसको लेके आता है? तो अगर बात करें हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से भी आपके कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है। प्लाज्मा में घुलकर भी कार्बन डाइऑक्साइड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, और बाइकार्बोनेट्स के रूप में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। मतलब तीनों ही ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। डी ऑप्शन आपका उपयुक्त सभी माध्यमों से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EEG क्या बोला हुआ है? EEG बोला हुआ है जिसकी फुल फॉर्म आपके इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ, क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ होता है। अच्छा, एक आपने सुना होगा ECG, ये ECG तो आपके कार्डियो से संबंधित है, हृदय से संबंधित है, और ये EEG है इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफ वो आपके मस्तिष्क से संबंधित है, मतलब मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए EEG करवाई जाती है, मस्तिष्क से संबंधित। अच्छा, एक आता है आपके EOG इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफ, और ये आपके आंखों की जांच के लिए प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो थायरॉक्सिन की कमी से आपके जड़ मानवता रोग हो जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैंसर के उत्तकों के लिए की जाती है, खाली जगह की जाती है क्या? रेडियोग्राफी की जाती है, बायोस्कोपी की जाती है, कोलेडोलॉजी या फिर बायोप्सी की जाती है। तो कैंसर की जांच के लिए, कैंसर के उत्तकों की जांच के लिए अपने बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी क्या होती है
कि जहाँ कहीं पर भी कैंसर हो रखा है उसके उस पार्ट को थोड़ा सा काट के उसका टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट को ही बोलते हैं बायोप्सी, और उसमें पता चलता है कि उनको कैंसर है कि नहीं है। ठीक है, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद प्यार साथियों, वंदे मातरम। मैं कलाव सर और मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ जीके का पेपर सॉल्व कराने के लिए। और ये रहा अपना जीके का पहला सवाल। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ, यानी बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस कब आता है वो पूछा मैंने आपसे। तो साथियों, बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को आज़ाद होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भूटान की मुद्रा क्या है। मैंने आपसे यहाँ भूटान देश की करेंसी पूछी है। तो भूटान की मुद्रा गुल्ट्रम, ऑप्शन ए गुल्ट्रम भूटान की मुद्रा है। युआन किस देश की मुद्रा है। युआन हमारे पड़ोसी देश चीन की मुद्रा है। फ्रैंक किस देश की मुद्रा है। तो साथियों, फ्रैंक है फ्रांस की मुद्रा। फ्रैंक है फ्रांस देश की मुद्रा। और दिनार है इराक देश की मुद्रा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत के पहले विदेश मंत्री कौन है। साथियों, मैंने आपसे यह पूछा है भारत के पहले विदेश मंत्री कौन है। तो साथियों, भारत के पहले विदेश मंत्री पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू ये देश के पहले मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी थे और देश के विदेश मंत्री भी थे। नेक्स्ट सवाल है, ईरान की राजधानी क्या है। तो साथियों, ईरान की राजधानी है तेहरान, ऑप्शन नंबर ए। माले ये राजधानी है मालदीव देश की। नेपिडो ये राजधानी है म्यांमार की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का क्या नाम है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल का नाम है शांतिवन, ऑप्शन डी। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा की। किसान घाट चौधरी चरण सिंह का। और चैत्य भूमि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम है। ठीक साथियों, अगला सवाल देखते हैं। दक्षिण का ताज किस शहर का भौगोलिक उपनाम है। तो साथियों, दक्षिण का ताज है वो है बीबी का मकबरा, औरंगाबाद महाराष्ट्र। इसको बोलते हैं दक्षिण का ताज। अहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोस्टन भी बोलते हैं इसको, भारत का मैनचेस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, कलकत्ता को बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। जयपुर को बोलते हैं भारत का पेरिस या पिंक सिटी। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भूटान की संसद का नाम क्या है। तो साथियों, भूटान की संसद का नाम है शोगदू, ऑप्शन डी शोगदू। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये राष्ट्रीय पंचायत है ना, ये नेपाल की है। नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत। जातीय संसद है अपने बांग्लादेश की। ठीक है, और शोरा है अपने अफगानिस्तान की। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। भारत का मसालों का बगीचा किस शहर को कहते हैं। तो साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में ये आ सकता है। भारत का मसाला बगीचा है ये अपने केरल, ऑप्शन ए केरल। बेंगलोर को बोलते हैं भारत की सिलिकॉन वैली, भारत की साइंस सिटी। ठीक है ना। और जयपुर को तो पता ही आपको, भारत का पेरिस और भारत का पिंक सिटी। नेक्स्ट सवाल, कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है या कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है सफेद लिली। शहर है ये अपने श्रीलंका का भी है, ये बेल्जियम का भी है, ये नॉर्वे का भी है, ये नीदरलैंड का भी है। श्रीलंका, नॉर्वे, नीदरलैंड और बेल्जियम इनका राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह शेर है। ईगल अपने जर्मनी की है। ठीक है, और कमल अपना है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का है कमल का फूल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उसका नाम था मार्गरेट थैचर, ऑप्शन नंबर सी मार्गरेट थैचर। ठीक है, और ये मारिया एस्टेला अजाबेल ये थी विश्व की पहली महिला राज्यपाल। चलिए अगला, और ये एलिजाबेथ ब्लैकवेल थी विश्व की पहली महिला डॉक्टर। नेक्स्ट सवाल है, विश्व में अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे। तो वो व्यक्ति थे ऑप्शन नंबर डी, दो शख्स थे वो। एक का नाम था रेगनर फ्रिश और एक है जॉन टिनबर्गर। ये दो ऐसे पहले व्यक्ति है जिनको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त होता है, विश्व में पहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो मित्रों, विश्व की सबसे छोटी नदी है वो डी नदी, ऑप्शन ए। ये गंगा नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है, और अमेजन नदी ये विश्व की सबसे चौड़ी नदी है, और डार्लिंग नदी ये है ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट सवाल है, ब्रिटेन का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री था रॉबर्ट वॉलपोल, ऑप्शन ए रॉबर्ट वॉलपोल। नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, यह है कोटापैक्सी।
कोटापेक्सी ज्वालामुखी ये आता है दक्षिणी अमेरिका में और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी ये जापान के अंदर है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। तो मित्रों विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वो है अरब का प्रायद्वीप। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ठीक है, यह था अपना जीके का पेपर सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करो, अधिक से अधिक शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद मित्रों।